आपको सीधे लेकर उत्तरांचल प्रेस क्लब की ओर से इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। सीएम धामी ने किया टूर्नामेंट का शुभारंभ। खिलाड़ियों ने मुलाकात कर उत्साहवर्धन करते नजर आए सीएम धामी। प्रदेश में जगहों के नाम बदलने पर गरमाया राजनीतिक मुद्दा। कांग्रेस ने इसे बताया धर्म विशेष की राजनीति। बीजेपी बोली कांग्रेस की तो आदत ही यही है। निजी स्कूलों की शिकायत को जल्द जारी करते हुए टोल फ्री नंबर जारी किया गया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। मनमानी फीस बढ़ोतरी समेत मिल रही थी कई शिकायतें। प्रदेश सरकार का आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू। विभागों को बजट आय और व्यय के लिए दिशा निर्देश जारी। नई योजनाओं पर केवल खर्च होंगे 20% धनराशि। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। मंगलवार को सीएम धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड प्रेस क्लब की ओर से आयोजित इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया और क्रिकेट को खेला। साथ ही साथ सीएम धामी ने मौके पर मौजूद स्कूली बच्चों से भी खास मुलाकात की। वहीं कार्यक्रम में सीएम के साथ रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। डेली की दिनचर्या में हम इस प्रकार की गतिविधियों को यदि सम्मिलित कर लें तो हमारी शारीरिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही होती है, और जो आजकल की आपाधापी में, आजकल की इस दौड़ भाग में और जीवन की चुनौतियों में भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यही कारण है कि खेलों और फिटनेस की महत्ता को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में शहरों से सुदूर गांवों तक पहुंचकर लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारी सरकार भी प्रदेश में समय समय पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देने का संदेश देने का प्रयास करती है। अभी हाल ही के दिनों में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुबह सुबह मुझे भी अपने युवा साथियों के साथ साइकिलिंग करने का अवसर मिला और एक फिटनेस का संदेश देने का भी प्रयास किया गया। इसके साथ साथ यही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में युवा खिलाड़ियों के बीच में आकर एक्सरसाइज करने के साथ ही सभी खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ भी दिलवाई। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं वर्तमान में किस प्रकार हमारा प्रदेश खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में संपन्न हुए हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस प्रकार से एक भव्यता को प्राप्त किया और पूरे देश के खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे राज्य से गए और हमारी ये देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ी है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर मेडल लाकर इतिहास रचने का भी काम किया। वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व और सराहनीय है। पिछले दिनों दिल्ली में एक बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे मिले तो बहुत आश्चर्य से मुझे उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा क्या बदलाव हो गया कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को इतनी बड़ी संख्या में पदक और मेडल प्राप्त हुए। मैंने उनसे कहा, उत्तराखंड में खिलाड़ियों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले न तो उनकी प्रतिभा को कभी निखारने का प्रयास हुआ और न ही हमारे राज्य में विश्व स्तर की खेल सुविधाएं भी नहीं थी। साथियों, हमने अभी तक के कार्यकाल में बड़ी संख्या में
राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ बहुत कम समय में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। इतना ही नहीं, मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश के उन चुने राज्यों में से, गिने चुने राज्यों में से एक है जो अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं में मेडल लाने पर सरकारी नौकरी प्रदान कर रहा है। साथियों, मुझे हमारे खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है कि वह अब केवल राष्ट्रीय खेलों में डंका बजाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भी देश के लिए मेडल लाकर केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। इस संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए शीघ्र ही राज्य में हम प्रथम खेल विश्वविद्यालय भी आयोजित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैंने परसों ही इस कार्य हेतु धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथियों, खेलों के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों को यदि मैं गिनाने लगूंगा तो हमारे खिलाड़ियों को धूप भी लग जाएगी और काफी देर हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। आप लोग कहेंगे कि सारा समय तो मुख्यमंत्री जी ले गए, अब हम क्रिकेट कब खेलेंगे? क्योंकि वैसे भी सच में वो मेरे साथ आए हुए मेरे सहयोगी कह रहे थे कि जो है जल्दी जल्दी चलना है, 3 मीटिंगें आपकी वहां पर प्रस्तावित है, उसमें हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो आपने जब मुझे पैड पहना दिए, ग्लव पहना दिए और बैट में आपने बल्ला दे दिया तो सच में मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मुझे कोई और काम भी आगे करना है आप सबके बीच में। और मैं कोशिश करूंगा, जैसा अभी कंडारी जी ने कहा, सुरेंद्र डसीला जी ने कहा और हमारे साथियों ने भी मुझे कहा कि एक दिन पूरे दिन जो है ऐसे खेल का आयोजन करें, तो निश्चित रूप से एक दिन मैं भी कोशिश करूंगा कि आप सबके बीच में रहूं। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में तमिल सरकार की तरफ से चौक चौराहों और सड़कों के नाम बदलने का मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस फैसले को धर्म विशेष की राजनीति करार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस को उसके पिछले लिए गए फैसलों के नाम गिनवा रही है। तो वहीं इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस को उनके पिछले दिनों की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में तहसील चौक का नाम वीर हामिद के नाम से रख दिया था और उसके अलावा भी कांग्रेस ने कई स्थलों का नाम मुस्लिम धर्म विशेष के नाम से रखा था। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को इसको किसी भी समुदाय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए था। जब विपक्ष की सरकार थी, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे चौकों के नाम बदले, चाहे तहसील देहरादून अब्दुल हमीद के नाम से कहूं मैं, या अन्य और भी जो उन्होंने चौकों के नाम बदले हैं, कॉलोनियों के नाम बदले हैं। तो इसको किसी भी धर्म विशेष से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। एक प्रक्रिया है और जहां पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हों, जहां पर लोग ये चाहते हो कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, उनके नाम पर हो या राम जी के नाम पर हो या तमाम जितने भी हमारे शहीद होते हैं उनके नाम पर हो, तो इसमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए जिस तरह के विपक्ष कर रहा है। विपक्ष केवल और केवल धर्म के नाम पर और इस तरह के समुदाय को भड़काने का काम कर रहा है और इसीलिए इस तरह की अनगल बयानबाजी करने का काम कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत मानस सेंटर अल्मोड़ा पहुंचे। यहां पर उन्होंने केंद्र के वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ सेंटर की गतिविधियों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें कई नई तकनीकों पर विचार विमर्श किया गया। और इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रदेश में साइंस सिटी के अलावा 10 ऐसे जिले हैं जहां पर साइंस केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। सभी विकासखंडों में साइंस लैब ऑन फील्ड की स्थापना की जाएगी। ये जो साइंस सेंटर है, मानसखंड साइंस सेंटर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्वतीय क्षेत्र में और अल्मोड़ा जैसे ऐतिहासिक नगर में स्थापित हुआ साइंस सेंटर है। अभी इसमें बाहर में जो ओपन हमारा साइंस पार्क है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको भी लोकार्पण उसका हुआ है। ऐसी जो हमारा बायो पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वो भी प्रारंभ हो रहा है। सेंटर है जो विद्यार्थियों के लिए, रिसर्चर्स के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा जो साइंस का इकोसिस्टम है उसको विकसित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। 16,000 गत वर्ष इसका यहाँ उद्घाटन हुआ था और भी बड़ा नंबर है। तो सोचा जा सकता है कि जो पूरे
पर्वतीय क्षेत्र में एक मुहिम है कि हम हर जनपद में साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर्स स्थापित करें। जिस तरह से देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना हो रही है देश की 5वीं, तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। उधम सिंह नगर के बतुरामपुर रेंज में एक हाथी बीमार पाया गया है, जिसकी सूचना लोगों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को गर्मी से बचाने के लिए उसके ऊपर त्रिपाल डाल दी गई। मौके पर पशु चिकित्सकों की टीम भी वहां पर मौजूद रही। इस संबंध में वन क्षेत्रीय अधिकारी बतुरामपुर धर्मानंद सुनाल ने यहां पर बताया कि हाथी बीमार है और चल नहीं पा रहा है। अभी जैसे कि सुबह सूचना मिली थी कि एक बगीची क्षेत्र में एक हाथी कोई घूमता हुआ आ गया है और वो बीमार है। इस तरह से देखने पे वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो उसके लिए तुरंत हमारे द्वारा मौके पर टीम पहुंच गई और उसका उपचार किए जाने, तो मौके पे देखा गया कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसके उपचार के लिए पशु चिकित्सकों से संपर्क किया जा रहा है। उनके आते ही इसका तुरंत उपचार किया जाएगा। नागनी देवी मंदिर जो कि सुकुर्णाधार के निकट बालखिलिया पर्वत पर स्थित है, यहां पहुंचने के लिए उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर सुकुर्णाधार तक सड़क मार्ग है और आज के दिन श्रद्धालु यहां भारी संख्या में पहुंचते हैं। जहां जिले भर से आए श्रद्धालु ने मां नागनी के दर्शन पूजा अर्चन की, साथ ही साथ भागीदार बने काफी उच्च हिमालय पर पहुंचे ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने शिखर के चारों ओर यहां पर मनोहर घाटी और हिमालय पर्वतमाला का यहां पर नजारा देखा, जहां से प्रकृति के सुंदर सुंदर नजारों के दर्शन होते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नागनी देवी का मंदिर उत्तरकाशी में संकुर्णाधार के निकट बालखिलिया पर्वत पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर संकुर्णाधार तक सड़क मार्ग है। उसके बाद 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाला पैदल मार्ग है। पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही मां नागनी देवी के दर्शन होते हैं। ये स्थान समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, लेकिन नवरात्र व दशहरे पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहा करती है। नागनी देवी का मंदिर पहाड़ी शिखर शैली में बना हुआ है। अच्छा लगता जी, बहुत ऊंचाई पे यहाँ माता रानी बस रखी और यहाँ मतलब जैसे कैसे बस के आने तो है ही नहीं यहाँ, पर फिर भी माता रानी खींच के लाते यहाँ। पर जो यहाँ आता है एक बार आ गए उनकी मनोकामना पूरी हो जाती। माता रानी की बहुत कृपा है सब लोगों। हमें तो अच्छी लगती है भैया, कोई कठिन नहीं। हमारी माँ तो नागनी माता श्रद्धा और भक्ति से लोग श्रद्धालु यहाँ हर साल आते हैं। और क्या क्या आस्था क्या क्या होती है जो यहाँ पूरी होती है माँ की श्रद्धा, जो माँ के चरणों में आते उनकी मनोकामना तो पूरी माँ करती है हमेशा। स्कंद पुराण के केदार खंड में नागनी देवी मंदिर का वर्णन मिलता है। साथ ही बालखिल्य पर्वत का उल्लेख केदार खंड के स्कंद पुराण में भी किया गया है। कहा जाता है कि बालखिल्य नामक ऋषि ने इस स्थान पर माँ दुर्गा और भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि ये पर्वत आपके नाम से जाना जाएगा और श्रद्धा के साथ जो भी श्रद्धालु बालखिल्य पर्वत पहुंचेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सरकार से तो हम ये चाहते हैं कि ये पूरा संपूर्ण धनारी क्षेत्र जो है पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से जो है पहले से ही जो है महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि धनारी क्षेत्र का शुरुआत जो है सिंगुनी ग्राम सभा में जो है श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। श्रृंगी ऋषि का आश्रम के बगल में जो है नीचे अपने उद्दालका में उद्दालक ऋषि का आश्रम था। उसके बाद देवली गांव में देवल ऋषि का आश्रम रहा है और जहां पर हमारा इंटर कॉलेज है थाती धनारी पिपली धनारी में कोडियाला में, वहां पर कोहर ऋषि का आश्रम था। उसके बगल में पिपलाद ऋषि की तपस्थली पिपली गांव आज भी विद्यमान है। और इसी रास्ते जो है जब यहाँ इतने ऋषियों के आश्रम थे तो भगवान कृष्ण भी जो है तभी इसी रास्ते जो है सेमुखेम गए हैं। धनारी क्षेत्र चुना उन्होंने सेमुखेम जाने के लिए। तो ये इसलिए जो है ये भूमि जो है पर्यटन की दृष्टि से भी जो है अगर हमारे जनप्रतिनिधि इसमें ध्यान देते तो ये पर्यटन रूट बन सकता है और इससे लोगों को भी जो है वो रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोगों को जो यहाँ आएंगे तो लोग जो है गांव से जो है लड़कों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। तो सरकार को चाहिए कि ये जो है देवीधार से अगर ये पर्यटन रूट बन जाए तो बहुत अच्छा विकास इधर का हो सकता, क्षेत्र का हो सकता है।
जीवन काल के अंतिम क्षणों तक बालखिल्य ऋषि ने इसी पर्वत की चोटी पर मां दुर्गा की नागणी देवी की पूजा की। पौराणिक सिद्धपीठ मां नागणी देवी मंदिर के दर्शन का विशेष महत्व है। मनोकामना पूर्ण के लिए भक्त नवरात्र व दशहरे में यहाँ पर पहुँचते हैं और जागरण भी करते हैं। इस मंदिर में पहुंचकर एक अद्भुत शांति मिलती है और रास्ते की पूरी थकान मां नागणी देवी के दर्शन करने से मिट जाती है। मां नागणी देवी के मंदिर की परिक्रमा करने से पूरे बालखिल्य पर्वत की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। देखिए, बालखिल्या पर्वत पर मां नागणी देवी का ये मंदिर है जो लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर है और आप देख रहे हैं कि चारों ओर हिमालय के दर्शन यहाँ से होते हैं और ख़ास तौर से 3 गांव अपने बक्सारी, चिलमड़गांव, ढुंगाल गांव की कुल देवी है। और इस ऊंचाई पर आने पर बहुत आप देख रहे हैं लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। आज बारुणी यात्रा भी है। हमारे पूरे बाड़ागड्डी से, धनारी से और उत्तरकाशी से यहाँ पर दूर दूर से यात्री पहुँच रहे हैं, तीर्थ यात्री पहुँच रहे हैं। माताएं यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही हैं। नागणी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है। नवरात्र व दशहरे में यहाँ विशेष पूजा अर्चना भी होती है। मां नागनी के दर्शन मात्र से मानव का कल्याण होता है। वर्ष भर श्रद्धालु अपनी मन्नतों को लेकर मां के दरबार में आते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। सिद्धपीठ मां नागनी देवी के दर्शन करने से हर श्रद्धालु के जीवन और उसके परिवार में खुशहाली आती है। इसी मनोकामना को लेकर श्रद्धालु नागनी देवी मंदिर में पहुंचते हैं। बांजपुराश के जंगल के बीच और हिमालय चोटियों के बीच ये दृश्य देखकर श्रद्धालु यहाँ अपने आप को प्रकृति के करीब भी मानते हैं। हमने पर्यटन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो हम सरकार के पास लगातार मांग करते रहते हैं कि यहाँ पर पजों तक अगर सरकार सड़क पहुंचा दे तो ये दूरी थोड़ा सा जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है वो 2 किलोमीटर रह जाएगा, तो यात्रियों को आने में और सुविधा होगी। और हमने माननीय विधायक जी के मार्फत यहाँ के लिए 56 लाख की योजना का भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन हालांकि वो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। लेकिन माननीय विधायक जी से अनुरोध रहेगा कि वे यहाँ के पर्यटन व्यवस्थाओं के लिए अच्छी यहाँ पर बजट की स्वीकृति प्रदान करेंगे। कहते हैं कि उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास है। वहीं नागणी देवी मंदिर में हिमालय की पर्वतमाला श्रृंखलाएं, सुंदर सुंदर बुग्याल और मनोमोहक नजारे हैं और मन को मोह लेते हैं। यही कारण है कि 9000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी यहाँ श्रद्धालु कठिन यात्रा करके मां भगवती नागणी देवी के दर्शनों के लिए दूर दूर से उमड़ते हैं। उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा नजदीक है, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के अध्यक्ष पद की कुर्सी अभी तक खाली है। प्रदेश सरकार अभी तक नए अध्यक्ष की ताजपोशी नहीं कर पाई है। बीकेटीसी के अधीन बद्री केदार समेत 47 ऐसे मंदिर हैं। इन मंदिरों में दर्शन, पूजा पाठ समेत अन्य व्यवस्थाएं बीकेटीसी संचालित करता है। साल 1939 में अंग्रेजों के समय से गठित बीकेटीसी के अध्यक्ष प्रदेश सरकार नियमित करते हैं। निवर्तमान अध्यक्ष अचेंद्र अजय, ये 3 वर्ष का कार्यकाल उनका समाप्त 7 जनवरी को हो गया। अब लेकिन अभी तक नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ है और चारधाम यात्रा सिर पर है। रिपोर्ट देखिए कि उत्तराखंड में बीकेटीसी अध्यक्ष की कुर्सी कब तक भरी जाएगी। उत्तराखंड में बीकेटीसी अध्यक्ष की कुर्सी खाली। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा में लाखों तीर्थ यात्री होते शामिल। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियां इन दिनों काफी तेज है। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी में अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। प्रदेश सरकार अब तक नए अध्यक्ष की ताजपोशी नहीं कर पाई है। बीकेटीसी के अधीन बद्री केदार समेत 47 मंदिर है। इन मंदिरों में दर्शन, पूजा पाठ समेत अन्य व्यवस्था बीकेटीसी संचालित करती है। लिहाजा अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली होने पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता खबर पर सफाई दे रहे हैं।
बहुत जल्दी हमारे बीकेटीसी के अध्यक्ष भी मिलेंगे और सरकार इस ओर काम कर रही है, क्योंकि अभी हमारे संगठन के पर्व के चुनाव चल रहे थे। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें व्यस्त है माननीय मुख्यमंत्री जी, और बहुत जल्दी हमारे मंदिर के अध्यक्ष मिलने वाले हैं। पूरी यात्रा हमारी बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी। सभी चीजों की ओर काम किया जा रहा है और सरकार बेहतर यात्रा हमारी चले इस ओर अच्छा कार्य कर रही है। बीकेटीसी के अधीन है बद्री केदार समेत 47 मंदिर। वर्षों से सरकार ही नामित करती है अध्यक्ष पद। 7 जनवरी 2025 को ही खत्म हो गया कार्यकाल। जानकारी के मुताबिक वर्ष 1939 में अंग्रेजों के समय गठित बीकेटीसी में अध्यक्ष पद प्रदेश सरकार नामित करती है। निवर्तमान अध्यक्ष अजेंद्र अजय का 3 वर्ष का कार्यकाल 7 जनवरी को पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है। ऐसे में बीकेटीसी की तैयारी भी बिना अध्यक्ष के चल रही है। बिल्कुल देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। हमारी जो सड़कें हैं वो बेहतर होनी चाहिए। जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, उनको तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या परेशानियां उनको नहीं आनी चाहिए। इस तरह के कुछ टोल नंबर भी जारी किए गए हैं जिसपे कि लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको ना हो, तो तमाम रस्तों में जो पड़ाव होंगे उनमें भी बेहतर सुविधा देने का काम सरकार कर रही है। केदार बद्री सहित 47 मंदिरों की है जिम्मेदारी। अध्यक्ष पद खाली होने से नहीं हुई बोर्ड की बैठक। बीकेटीसी अध्यक्ष पद के लिए लाइन में कई नेता। 4 धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन समेत अन्य कई धार्मिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए बीकेटीसी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने से यात्रा से पहले बोर्ड बैठक भी नहीं हो पाई है। बीकेटीसी अध्यक्ष पद के लिए कई बीजेपी नेता लाइन में हैं। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री धामी को ही निर्णय लेना है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, कार्यवाहक का भी वही काम होता है और जब परमानेंट कोई अध्यक्ष आता है उसका भी वही काम होता है। और क्योंकि पूरी यात्रा को सुचारू रूप से बहुत बेहतर अच्छा चलाने के लिए सरकार अपना काम कर रही है, और ये यात्रा जो हमारी शीतकालीन यात्रा हो, जो अब तमाम पूरे साल भर चलने वाली है, उसको लेकर के सरकार ने बहुत बेहतर इंतजाम देने का काम किया है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और बहुत जल्दी अध्यक्ष हम लोगों को मिलने वाले हैं। बीजेपी दे रही सफाई, विपक्ष कस रहा तंज। बीकेटीसी के अध्यक्ष पद खाली होने को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी के प्रवक्ता सफाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि अध्यक्ष पद पर कोई रहे या ना रहे, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा काम जिलों के डीएम देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर बीकेटीसी अध्यक्ष पद है तो जरूरी है कि इस पद पर किसी की नियुक्ति होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो इससे बहुत कोई बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बीकेटीसी के अध्यक्ष की कोई भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा होती नहीं है। ये सारा आयोजन जो है वो सरकार अपने नियंत्रण में ही करती है, सरकार ही करती है, जिला प्रशासन करता है। रुद्रप्रयाग का, बद्रीनाथ जी का, अपना चमोली जनपद का, उत्तरकाशी का, और सारे, क्योंकि राज्य का प्रत्येक जनपद यात्रा रूट में है, तो सारे जनपद के अधिकारी जो जिला अधिकारी हैं और कमिश्नर हैं वो लोग इसका देखरेख करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि वो एक संस्था है और उसका अध्यक्ष होना चाहिए, तो सरकार को इस पर निर्णय करना चाहिए और बीकेटीसी की जो भी भूमिका है उसमें उस भूमिका को बेहतर तरीके से यात्रियों की सुविधा के लिए उपयोग किया जा सके, इसके लिए अध्यक्ष का होना तो नितांत आवश्यक है। मैं समझता हूँ सरकार का ये काम है, सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार इसको जल्दी करना चाहिए। सरकार को आरोपों को लेकर कई सवाल हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ और 47 मंदिरों की देखरेख करने वाली संस्था के अध्यक्ष पद अब तक क्यों खाली हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।